तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें अपने सराउंडिंग में चारों तरफ, तो दो ही स्टेट में आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, या तो रेस्ट में देखोगे या मोशन में देखोगे, ठीक है ना। या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है या ऑब्जेक्ट क्या है, चल रही है, ठीक है ना। तो इसी चलने के बारे में, इसी मोशन के बारे में हमें इस वाले चैप्टर में ठीक से समझना है। जो चीजें हमने देखी है आज तक उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये आपने पहले देख रखा है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वो यानी कि समझाने का ट्राई करूंगा कि ऐसा हो रहा था, आपने ओवरलुक किया है, बट चीजें पहले भी तो ऐसी ही थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन को समझना। तो ऐसे समझो कि मोशन को समझने के लिए, मोशन एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो कि एकदम फिक्स हो, एब्सोल्यूट नहीं, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लेते हैं कि मार्क्स आना कितना अच्छा, मार्क्स को हम लोग अच्छा बोलेंगे, ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, रिलेटिव है। मान लो कि 100 मार्क्स का पेपर हुआ और एक बच्चे ने 40 कर लिया और बाकी बच्चे क्या हो गए, 10 पे रुक गए, तो कहेंगे 40 क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, कहेंगे बेस्ट है। सब बच्चे क्योंकि कम पे रुक गए, किसी को 2 आया, किसी को 3 आया, किसी को 4 आया, तो 40 वाला क्या हो जाएगा, खुश। बट उसी 40 वाले को अगर दूसरे बच्चे 90 पे पहुंच जाए, 80 पे पहुंच जाए, वो और उसके मार्क्स वही 40 पे रह जाए, तो वो उदास हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट है या रिस्पेक्टिव आइडिया है, ये रिलेटिव आइडिया है या नहीं। अच्छा और बुरा क्या है, रिलेटिव है। वही मार्क्स अच्छा भी हो गया और वही मार्क्स क्या है, बुरा भी हो गया। तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे मार्क्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हमारा मार्क्स अच्छा है तो अच्छा हो गया, और दूसरे के रिस्पेक्ट में कम आ गया तो कम हो गया। यानी कि हमारा मार्क्स तो कोई मायने नहीं रखता है, दूसरे का मार्क्स ज्यादा मायने रखता है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है अर्थ। हम लोग रेस्ट को रिलेटिवली देख रहे हैं या मोशन को रिलेटिवली देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर समझो इस तरीके से, एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। आप एक अगर बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बस के अंदर हो, तो बस में जितने भी को पैसेंजर हैं उसके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो। बट जो बाहर खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या, आप मूविंग हो, ठीक है। अब अर्थ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में आप अगर बैठे हुए हो तो रेस्ट में हो, बट दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में यू आर मूविंग, है या नहीं, क्योंकि अर्थ भी तो घूम रहा है। तो बेसिकली जो मोशन का कॉन्सेप्ट है या रेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे हो तो क्या है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ट्रेन में बैठे हो, अब पैरेलली ट्रेन लगी हुई हो और आपको सडनली लगेगा कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है, ठीक है। बट जब आप उस ट्रेन की तरफ देखते हैं तब ऐसा लगता है, बट जैसे ही अपोजिट में देखते हैं तो लगता है कि अरे मेरी ट्रेन तो रेस्ट में ही है, वो वाली ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो ये जो मिथ्स आया, ये क्यों आया, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के कारण। समझ में आई बात। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एब्सोल्यूट हमारा रेस्ट में नहीं। अब हम लोग जरा और इसको समझते हैं। अगर टाइम को रेफरेंस ले, यहां पे हमने रेफरेंस किसको लिया है, किसी नहीं, टाइम को नहीं लिया, इससे पहले जो रेफरेंस लिया है किसी ऑब्जेक्ट को लिया है, किसी पर्सन को लिया है। बट अगर टाइम को रेफरेंस ले लें, टाइम के रिस्पेक्ट में चीजों को देखें, तो हम लोग ज्यादा अच्छे से चीजों को डिफाइन कर पाएंगे। तो कह रहा है कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन चेंज हो रहा है तो आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। और टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन चेंज नहीं हुआ है तो वो क्या है, रेस्ट में, ठीक है। तो टाइम को भी रेफरेंस मान के हम लोग इस चीज को कंसीडर रेफरेंस लें, तो टाइम अगर आगे बढ़ रहा है और टाइम के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या है, मोशन में है। पर टाइम आगे बढ़ रहा है, आप वहीं पे हैं, आप इनिशियल पोजीशन पे ही हैं, तो आप क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। समझ में आया। तो इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट और मोशन को समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। तो ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन।
अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो मोशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिख रहा है? मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक वर्ड है पोजीशन, दूसरा वर्ड है टाइम। अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? डिस्टेंस है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस मोशन के बारे में हम लोग क्या बताएंगे? ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से आप मोशन को बता सकते हो। तो एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको जरा समझते हैं। अब मान लो कि एक रास्ता है ये, और इस रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? चल रहा है। ठीक है, एक बॉल ही समझ लो, यहाँ पे रोल कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये बॉल पहले तो यहां से यहां तक गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर यहां से फिर से आगे गया, और फिर से इसने 10 मीटर और भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, या कह सकते हैं कि इतना पाथ ट्रेवल किया। डिस्टेंस अभी वर्ड नहीं यूज करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया? 10 मीटर, फिर 10 मीटर। फिर क्या हुआ कि ये बॉल फिर से वापस आया और यहां पे आके रुक गया। तो फिर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना पाथ ट्रेवल किया? तो 10 मीटर। सो डिस्टेंस इसने कितना मूव किया? तो डिस्टेंस के डेफिनेशन में लिखा है डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना, ट्रेवल बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने, एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ लेंथ कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ यहाँ पे कितना है? तो 10 आगे गया, फिर 10 आगे गया, फिर 10 पीछे आया। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ 30 है। सो डिस्टेंस मूव्ड क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सो 30 मीटर कह सकते हैं इस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। तो कहा डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहा कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पे है ये देखो, और ऑब्जेक्ट फाइनली कहां पे है ये देखो। इंटरमीडिएट स्टेट बोला कि मत देखो, ऑब्जेक्ट पहले कहां था और बाद में कहां है, और पहले और बाद के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट। और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन के ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है? तो कहेंगे ओनली 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर ही है, बट डिस्टेंस क्या है इसका? क्या है? 30 मीटर है। तो बेसिकली मोशन के बारे में दो इंफॉर्मेशन हम लोग को यहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक में हमें एक्चुअल पाथ लेंथ पता चल रहा है, दूसरे में इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो मोशन को इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ में आ गई बात है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, यहां से ऐसे करके ट्रेवल किया। ठीक है, फिर 90 डिग्री पे ये इस तरीके से मुड़ गया। पहले इसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फाइनली यहाँ पे जाके रेस्ट में आ गया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिंस हियर द एक्चुअल पाथ लेंथ इज 7 मीटर। ठीक है, पहले 4 मीटर, फिर 3 मीटर। तो एग्जैक्टली एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है? तो एक्चुअल पाथ लेंथ हमारा 7 मीटर है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 7 मीटर। ठीक है, काव्यांश यहाँ पे ध्यान देना है प्लीज, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या देखना है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकालना है।
तो इनिशियली यहाँ पे है और फाइनली यहाँ पे है, और ये इसका शॉर्टेस्ट है। इसके अलावा कोई और छोटा रास्ता हो सकता है क्या? जरा तुम सोच के देखो, होगा ही नहीं। तो ये रास्ते का हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ निकालना पड़ेगा, इस शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने ये ट्रिपलेट यही सोच के लिया ही था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर आ जाएगा, बट डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया है ट्रेवल करना, और सेमी सर्कुलर पाथ पे, सेमी सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। इस सेमी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है ये मान लेते हैं कि 15 मीटर है, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो डाया है वो है 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ यहाँ पे क्या है? 15 मीटर है। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? तो ये है, और इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। अब यही ऑब्जेक्ट यहां से चलते चलते ऐसे करके यहां पहुंच गया, फिर से इसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 30 मीटर हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट अब कितना है? तो जहां पे था वहीं पे चला है। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि जहां था वही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है। तो दोनों ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में दो इंफॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगली वाली स्लाइड में हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है, उसका मोशन कैसा है? तो कहा कि एक ऑब्जेक्ट, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो एक बस चल रही है और ये चलनी स्टार्ट की 10:10 से, और ये 10:20 पे हमने इसका डिस्टेंस ट्रेवल देखा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें निकल के आ गया ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर 10:20 से, ठीक है, 10:30 के बीच का हमने डिस्टेंस ट्रेवल देखा, तो फिर से ये 10 किलोमीटर ही आया। फिर 10:30 से 10:40 तक का डिस्टेंस ट्रेवल निकाला, फिर से कितना आ गया? 10 किलोमीटर ही आ गया। अब यही जो बस है ये पहले चल रही थी खुली रोड पे चल रही थी, ऐसा रोड जहां पे कोई भी ट्रैफिक नहीं था। बट यही बस अब ट्रैफिक वाली सड़क पे चल रही है। कितने बजे से चलना है? ट्रैफिक में ये फंस गई तो 10:50 पे ये ट्रैफिक में जाके ट्रैप हो गई। अब ये 10:11 बजे तक, ठीक है ना, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 2 किलोमीटर की। फिर थोड़ी सी खुली सड़क मिली इसको, ठीक है, और खुली सड़क पे इसने 11:10 के बीच में देखा कि इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और फिर 11:10 से लेके 11:20 तक हमने देखा कि इसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। सो ये दोनों ही मोशन में कुछ डिफरेंसेस पता चल रहा है। तो ये दोनों ही मोशन अलग अलग टाइप की है। तो इस वाले मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। Since here in equal time interval object traveled equal distance, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल दूरी तय की है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बट इन दैट मोमेंट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल उतना ही रखा है हमने, टाइम इंटरवल वेरी नहीं किया है। टाइम इंटरवल पहले भी 10 मिनट्स का था और अभी भी क्या है? 10 मिनट्स का ही। टाइम इंटरवल को ऐसा ही रखा, बट डिस्टेंस कवर हमने देखा कि हर एक टाइम इंटरवल में अलग अलग आ रहा है। सो यहां पे मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। और पहले वाले में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। समझ में आया? तो दो तरीके का मोशन हो सकता है।
मोशन अगर होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो या तो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा या नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? हाँ जी, फिर कैसे पता लगाएंगे? किसी एक चीज को तो फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम को वैरी कर देंगे। अब यहाँ पे पहले 10 मिनट का इंटरवल ले लो, फिर 15 मिनट का इंटरवल ले लो, डिस्टेंस तो बदल ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों डेफिनेशन में इक्वल टाइम इंटरवल रखना है। यहाँ पर भी इक्वल टाइम इंटरवल लिखना है और यहाँ पर भी इक्वल टाइम इंटरवल रखना है, और इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल देखना है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है, आयुष कहाँ ध्यान है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपल है। अगर कोई पूछ दे आराम से लिख दो दोनों डेफिनेशन, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये डेफिनेशंस लिखिए वहां पे, ठीक है। पूछेगा, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। डिस्टेंस के ऊपर में या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में इतना एलोबरेशन क्यों किया? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि एक सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसने पूरा एक रेवोल्यूशन लगाया, एक चक्कर लगाया है, बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, रेडियस इतना है, तो तुम्हारा सरकमफ्रेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2πr, रेडियस दिया रखा है 2πr निकालो, ठीक है। अब चूंकि उसने एक चक्कर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ जाएगा। अब यहीं पे कह देगा कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। अब बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, तो आप सेमी पैरामीटर निकाल लो, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकल आएगा। सिर्फ रेडियस दे देगा और कुछ नहीं देगा, रेडियस देगा सिर्फ, तो रेडियस से आपको ये पता चल जाएगा कि सेमी पैरामीटर का कितना होगा या सेमी सरकमफ्रेंस कितना होगा, ये पता चल जाएगा। सेमी सरकमफ्रेंस से आपका क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, और डाया से क्या पता चल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। डायमीटर क्या कैसे निकालेंगे, तो ट्वाइस कर देंगे रेडियस का। तो यहाँ पे दिमाग अपना लगा लेंगे, ठीक है। इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स देने का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ डेफिनेशंस में बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, तो जब प्रॉब्लम आएगा एप्लीकेशन बेस्ड कैसे करोगे, वो इसी एग्जाम्पल से सॉल्व होगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो हमारा मोशन है उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने से, उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी है। उसमें जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, स्पीड आ जाती है। अब स्पीड क्या है, तो कह रहा है कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है, तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। अगर मैं पर यूनिट टाइम कैसे निकालूं, यूनिटरी मेथड तो सारे बच्चों ने सीख रखा होगा, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि एक ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेकंड में 10 सेकंड में इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, 1 सेकंड में, ठीक है। तो इन 1 सेकंड इट विल ट्रेवल 20/10, ठीक है। कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में ये 2 मीटर चल रहा होगा अगर इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो ये हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड स्पीड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। सो स्पीड के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसी यूनिटरी मेथड से हमें पता चला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला का पता चल रहा है। अब कोई पूछे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला कैसे बना है, तो कहेंगे कि इसके डेफिनेशन से ही तो पता चल रहा है। हमने क्या कहा कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तभी तो यूनिट टाइम में पता चलेगा। सो इसके डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टी को टाइम के लिए यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लार्जर यूनिट का यूज करते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है या बस है, वो 5 घंटे में, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो 5 घंटे में इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। कहा कि अब निकालो स्पीड, कहा कि ठीक है स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 आवर, कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे जरा प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। क्या कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली 5 घंटे तक चल सकता है रियल लाइफ में? कभी ऐसा नहीं चला होगा। हमने ये क्या बताया, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं बताया। हर एक सिचुएशंस में हमने आपको क्या बताया, तो एवरेज स्पीड बताया। कैसे एवरेज स्पीड निकाला, तो यहां से दिल्ली से मैं आगरा गया और दिल्ली में जब चला तो घड़ी को देख लिया, यहाँ मैंने 7 बजे दिल्ली से चला, पहुंचा कितने बजे, तो 12 बजे मैं पहुंच गया आगरा। तो दिल्ली से आगरा जाने में हमें कितना टाइम लग गया, 5 घंटे लग गए। अब दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस देखा, जहां से मैं चला और जहां तक पहुंचा उसका डिस्टेंस देख लिया। कैसे देख लिया, ऑडोमीटर से देख लिया। ठीक है, आपके गाड़ी में लगा हुआ होता है, गाड़ी में देखा और फिर डिवाइड करके निकाल लिया कि मेरा एवरेज स्पीड कितना। इंस्टेंटेनियस नहीं है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है हर एक क्षण का स्पीड। ठीक है, बट हम लोग डे टू डे लाइफ में एवरेज स्पीड ही बताते हैं हमेशा, कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट में स्पीड क्या होती है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में हमारी क्या होती है, स्पीड चेंज होती रहती है। आप जब घर से निकले होंगे तो कभी ऐसा होगा कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होंगे, हुआ ही नहीं होगा। आप घर से निकले होंगे तो 5-10 की स्पीड में चला होगा, 5-10 का मतलब 5 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर। फिर आप मेन सड़क पे गए होंगे तो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। फिर आप एक्सप्रेस वे पे पहुंचे होंगे, तब चलाए होगे 120 भी चलाया होगा, 100 किलोमीटर पर आवर भी चलाया होगा। तो एवरेजली आपने कितना चलाया, तो एवरेजली कैसे निकल के आया, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम लोग क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड बताते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है, अब क्या है कि स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और इससे अलावा भी और भी कुछ यूनिट्स हैं, बट उस यूनिट्स को हम लोग ऐसा यूनिट नहीं कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है वो। ठीक है, जैसे किलोमीटर पर आवर होता है, मीटर पर सेकेंड में भी हम लोग निकालते हैं, ये तो ऐसा यूनिट हो गया। कभी कभी सेंटीमीटर पर मिनट में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किसी में निकाल सकते हैं, बट हमेशा ही ऐसा यूनिट पूछे तो ऐसा यूनिट में क्या लिखना है, मीटर पर सेकेंड लिखना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, यहाँ पे लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है ये निकालो। ठीक है, जैसे आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, ये घर है आपका, ठीक है, चलना स्टार्ट किया, कहाँ जा रहे थे भैया, मसूरी जा रहे थे, मसूरी का रास्ता बहुत अच्छा, तो मसूरी चलो, मसूरी घूम के। अब यहाँ से निकले कितना बजे निकले, 5 बजे मॉर्निंग में निकल गए भैया, बहुत मजे करना है, चलो मसूरी चलेंगे। 5 AM निकल गए, बैग वैग पैक किया, ठीक है, निकले। अब थोड़ा सा चले, 7 बजे रुक गए, 7 बजे मम्मा कहे नहीं अब जी आगे नहीं बढ़ना है, पापा को चाय पियेंगे जी, बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है, तुम भी बोले नहीं मैं भी समोसा खाऊंगा भाई, खाली पापा कह रहे हैं कि चलो मसूरी चलेंगे, तो ये नहीं बीच में रुक जाएंगे। वंश ने कहा मैगी खा के ही चलेंगे पापा, कहा ठीक है बेटा खा ले। तो मैं मैगी वैगी खाया, 7:30 तक तो यहीं पे विश्राम करते रहे, फिर निकले। पापा कहा कि अब नहीं रुकूंगा मैं, अब तो भाई सीधा देहरादून में रुकूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से भगाया पापा ने और फिर 12 बजे पहुंच गए हम लोग देहरादून। ठीक है, फिर देहरादून में गया, बच्चा ने संग्राम तैयारी क्या कर, नहीं इस बार तो पिज्जा खाएंगे। अब नहीं, घूमने के लिए निकले हैं भाई, ऐसा थोड़ी है मसूरी ही जाना है, मसूरी जाना तो बहाना है, बीच बीच में चूना लगाना है। ठीक है ना, कभी मम्मी लगाएगी कभी बच्चा लगाएगा, और पापा बेचारा पॉकेट ढीला करता हुआ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है ना, इसीलिए तो बता रहे। तो क्या हुआ कि 12 बजे पिज्जा खा लिए,
और 12 बजे पिज्जा उजा खा के क्या कि अब तो नहीं रुकूंगा, अब सीधा होटल रुकूंगा, फ्रेश होके फिर घूमेंगे वहां मसूरी। तो पहुंच गए 2 बजे 2 PM में हम लोग पहुंच गए। ये तो नून हो गया, इसको नून लिख लेते हैं। और ये 2 बजे हम लोग पहुंच गए हम लोग मसूरी। पापा ने कहा कि भाई देखते हैं कि यार कितना स्पीड से हम लोग चले हैं, ये पता लगाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो कहा कि चलो 5 बजे चले थे, 2 बजे पहुंचे, तो 5 बजे से 12 बजे तक कितना हो गया, 7 घंटे हो गए इधर, और इधर 2 घंटे हो गए, तो 7 2 9 घंटे लगे, 9 आवर लग गया। ठीक है, पहुंचने में मसूरी। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया यार। ठीक है, जरा देखते हैं। तो स्पीड निकाला, ताकि स्पीड में तो खाने पीने का भी समय जुड़ा हुआ है, इस समय रुका हुआ था कार। तो एवरेजली कितना चला है, क्योंकि एवरेज स्पीड है भाई ये तो इंस्टेंटेनियस नहीं है। अरे पापा सब निकालते हैं, अभी अभी तेरे को नहीं मालूम है, तू बेटा इसीलिए है ना, जब तू पापा बनेगा ना तो तू भी निकालेगा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आया इसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 450 किलोमीटर, और नीचे में क्या हो गया 9 आवर। ठीक है, काटो 9 5 जा, ताकि यार सिट बहुत खराब चलवाया ये सब किलोमीटर पर आवर। ये जो रुक गया था ना चाय पीने के लिए और पिज्जा खाने के लिए, यहीं पे स्पीड 45 की आई है, बहुत खराब चला है। कम से कम 60-70 चलाते तो माइलेज अच्छा देता, पेट्रोल बच जाता थोड़ा। इन बच्चों के चक्कर में ना बर्बाद हो गया मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब गाड़ी रुकी हुई थी उस समय को भी हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है ये भी हमने दिमाग में रखा है। ठीक है, समझ में आ गया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो स्पीड विद डायरेक्शन, कहा कि स्पीड से तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता। अब स्पीड किस तरह, एक टॉपिक छूट गया कहानी के चक्कर में, क्या छूट गया, तो फिजिक्स में 2 तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। अगर स्केलर कोई क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बता, जैसे स्पीड कितने स्पीड से चले, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना डिस्टेंस चला, तो 50 किलोमीटर चला। ठीक है, बट अगर स्पीड के साथ डायरेक्शंस भी बताएं, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं चल रहा है, वहां पे हमें डायरेक्शंस भी बताना पड़ रहा है। तो इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो हमारा जो स्पीड है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशंस में हम लोग डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर और वेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने 3 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं उसमें से 2 हमारा क्या है, स्केलर है, और एक क्या है, वेक्टर है। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और हमारा स्पीड क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। हाँ पूछो इनमें से। हाँ, डिस्टेंस ऑडोमीटर से निकाला भाई, कार में ऑडोमीटर लगा होता है ना, कि इतना लिख लेना कि हाँ 350 किलोमीटर से हमने चलना स्टार्ट किया था, और फिर वहां पे कितना किलोमीटर घटा दिया। ठीक है, पता चल गया। ठीक है, इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा कि ऑडोमीटर में आपने देखा पहले डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस के ऊपर 450 था, और फिर बाद में आ गया यहाँ पे 1150। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम दे देगा, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑडोमीटर हर एक कार में लगी होती है। ठीक है, और एवरेज स्पीड कार बताती नहीं, एवरेज स्पीड तो निकालना ही पड़ेगा आपको, इंस्टेंटेनियस बताती रहती है कि अभी इस क्षण में हम लोग किस स्पीड से चल रहे हैं ये बता देंगे। बट पूरा चाय पीने के भी ड्यूरेशन लिया आपने, हर एक चीज लिया, तो इसमें क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। हाँ क्या है यार, बहुत छोटा सा प्रोग्रामिंग लगा देंगे बस हो जाएगा, कुछ भी नहीं। हाँ, फिर गाड़ी को बंद नहीं करना पड़ेगा, या गाड़ी को बैटरी बैकअप देना पड़ेगा, कि गाड़ी का जो एक डिवाइस हो वो टाइम को क्या करे, कैलकुलेट करता है।
कुछ भी करना, पहले चीजों को समझ लोगे तो करना आसान है, पर चीजों को समझोगे नहीं, एवरेज स्पीड समझोगे नहीं, किस तरीके से वैसा कार बनाओगे या उसमें क्या डिवाइस फिक्स करोगे कि आपका एवरेज स्पीड बता दे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड पहले कैलकुलेट कैसा होता है, फिर न चीजें आप उसमें ठीक करेंगे या लगाएंगे। अब है स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को ही डायरेक्शन के साथ बताएं देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो ये फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शंस का ध्यान रखते हैं और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर। ठीक है, अब हमेशा ही अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द रेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। कह रहा है कि रेट ऑफ मोशन, अभी स्पीड क्या था हमारा, रेट ऑफ मोशन ही था, बट कहा कि रेट ऑफ मोशन ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा, ज्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देगा अगर उसमें हम लोग डायरेक्शंस भी बता दें। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी। कहा कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। और स्पीड क्या है, डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब इस क्या कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे है भाई है, यही इसका डेफिनेशन है। कैसे आई, स्पीड में डिस्टेंस क्यों आया, क्योंकि हमने एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनाई, ठीक है, उसको डिफाइन ऐसे किया। क्या कैसे, नहीं समझ में आया, बता बता। वेलोसिटी जब वर्ड आया तो कहा कि वेलोसिटी ये जो एक्स वाई जेड, अच्छा मान लो गाय को तुमने देखा, अब पहली बार जो देखा वो कह देता कि ये गाय नहीं है ये एक्स है, सब आदमी बोलते कि एक्स। मैं पहला बंदा होता जो उस चार पैर वाले जानवर को देखता और सबसे पहले बोलता ये एक्स है, मैं अपने बच्चों को बताता कि ये एक्स है, तो तू क्या बोलता, इसका लॉजिक क्या है, पापा एक्स क्यों है, भाई एक्स है, ठीक है ना, इसीलिए एक्स है। तो तेरा नाम जो है वो वाई क्यों है, क्योंकि पापा ने रख दिया वाई है, तो वाई है। इसी तरीके से कहा कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग मोशन के डायरेक्शंस को भी बता सके और पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको भी बता सके। तो उसका नाम क्या दे, तो कहा कि उसको वेलोसिटी कहेंगे। जैसे एटम को किसी ने एटम कहा, किसी ने परमाणु कहा, कहने में क्या है, मैं कह दूं कि एक्स, तो नेचर बदल जाएगा एटम का क्या, या वेलोसिटी का नेचर बदल जाएगा क्या, अगर उसको एक्स भी बोलूं या वाई बोल दूं या जेड बोल दूं, मतलब तो वही रहने वाला है कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एक्स, या दैट इज कॉल्ड वाई, या दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कुछ भी, ठीक है ना। सो वेलोसिटी इज क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। सो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम आ गया। अब क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी मीटर का यूज होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा, लेंथ ही है, तो इसको भी मेजर करने के लिए क्या होगा, मीटर ही यूज होगा। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है, सेम ही है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, मीटर है। बट जो हमारा वेलोसिटी है ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसे, क्योंकि ये बता रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया है पर यूनिट टाइम में, और साथ में ये भी बता रहा है कि किस डायरेक्शन में किया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। और वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए कह सकते हैं। तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशंस किया, क्या क्या डिस्कशंस किया, जरा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है देन इट इज कॉल्ड मोशन। इफ एनी बॉडी इज चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन, वो मोशन में था। ठीक है, अब मोशन को हमने कहा कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें, तो कहा कि दो नाम ले लेते हैं, एक लेंगे डिस्टेंस,
दूसरा लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये नाम है, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा इसका, यानी कि सेंस होगा, ठीक है, लेने में, क्योंकि नाम भी रखा जाता है तो कुछ ना कुछ सेंस होता है, प्लेस इन्वॉल्व हो जाता है, नेचर इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहा कि ये डिस्टेंस है, तो कहा कि डिस्टेंस को क्यों लिया, क्योंकि मोशन को डिस्क्राइब करना था, ठीक है। तो कहा कि डिस्टेंस क्या है, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। कोई बॉडी अगर यहां से यहां तक मूव किए, अगर मोशन में थी वो, तो उसने एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। ये स्केलर या वेक्टर है तो ये है स्केलर। ये सारी चीजें याद रखनी है, कभी कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी पूछता है, तो ये सारी बातें बताओगे, ठीक है ना। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है ना, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, पता चल गया। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट दो तरीके के इंफॉर्मेशन दिए, तो बहुत, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी इवेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन से ज्यादा अच्छा है कि बहुत सारा, अगर उसको समझना है तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करो, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। फिर कहा कि मोशन कैसा है, तो कहा कि मोशन दो तरीके का हो सकता है, या तो आप जाम में चलेंगे या खुली सड़क पे। ये तो सिचुएशन है, खुली सड़क पे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, एक जैसे चाल से चलेंगे, एक जैसी गति से चलेंगे, या एक एक जैसा मोशन होगा, मोशन में कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो कहा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब मान लो अब भीड़ वाले रास्ते से चल रहे हैं तो कभी भीड़ आएगा कभी भीड़ नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों पे तो हमेशा ही ऐसा ही होता है। हम लोग कैसा मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म करते हैं। अभी चलाएंगे, अगले ही पल रेड लाइट आएगा, ब्रेक लगाएंगे, हमारा मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 मिनट में हो सकता है या 20 मिनट में हमने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, और जब रेड लाइट आ गई तो अगले 10 मिनट में या 20 मिनट्स में हमने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। तो इस तरीके के मोशन को हमने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म बोला। कहा कि ठीक है, मोशन के बारे में पता चल गया, मोशन को डिस्क्राइब करने वाली क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज और भी हो सकती है जो मोशन के बारे में और सारा इंफॉर्मेशन दे। कहा कि हाँ, एक और भी क्वांटिटी, अभी तो आपने डिस्टेंस बताया, पूरे टाइम में बताया, या डिस्प्लेसमेंट बताया तो पूरे जर्नी का बताया। अब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये भी जान लो, तो ज्यादा अच्छा मोशन के बारे में और इंफॉर्मेशन दोगे। तो पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। और ये फिजिक्स का कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब कहा कि और भी अगर इसको स्पेसिफाई किया जाए, और भी इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए मोशन के बारे में, तो कि हाँ कर सकते हो ना। अब क्या करो, डायरेक्शन का भी ध्यान रख लो स्पीड के साथ। तो स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन का ध्यान रखोगे तो इस सिचुएशंस में जो आप कैलकुलेट करोगे वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट बोला कि इसका ऐसा यूनिट वही रहेगा जो कि स्पीड का है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मीटर है और टाइम का सेकेंड है, तो फिर से मीटर अपॉन सेकेंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो हमारा दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम ही है, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस। एक हमारा डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड भी देता है, बट एक हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। एक हमारा फिजिक्स का स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पर मोशन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सब कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी पे पूछे जा सकते हैं, स्पीड पे पूछे जा सकते हैं, एवरेज स्पीड को कैलकुलेशंस करने पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतना डिस्कशंस करने का कारण एक ही है कि किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख पाए। ये लिखना किस पे डिपेंड करेगा, आपके नोट्स, अच्छे नोट्स पे नहीं डिपेंड करेगा, आपने कितने अच्छे तरीके से चीजों को सुना है उस पर डिपेंड करेगा। नहीं करेगा क्या, जो सुनते हो वही तो लिखते हो, कहाँ वो लिखते हो जो किताबों में होता है या नोट्स में लिखा होता है। जो आपके मन के अंदर होता है, जो आपके दिमाग के अंदर होता है, उसी को तो आप अपने कॉपी पे लिखते हैं। तो दिमाग के अंदर में इनरिचमेंट करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके भर लेना है, क्योंकि यही तुम्हारा साथ में रहना है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या नोटबुक साथ में रहेगा, क्या बुक साथ में रहेगा। जब ये चीजें साथ में ही नहीं रहनी है तो इसको इनरिच करके क्या कर लेंगे,
जितना इनरिच ये हो उतना ज्यादा अच्छा है। सारी चीजों को यहाँ पे डालो, नोट्स यहाँ पे होना चाहिए। सारी चीजें जब यहाँ पे होगी तो इंस्टेंटेनियसली कभी भी आप किसी को भी बता सकते हो। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीजें अगर यहाँ नहीं हो तो मेरे को या तो प्रेजेंटेशन खोल के ही बोलना पड़ेगा। जिस दिन लाइट हो चली जाएगी उस दिन लेक्चर भी नहीं दे पाऊंगा। और तुम कभी टेलीफोन पे मेरे से पूछ लोगे कि सर ये बताओ, तो कहूँगा अरे यार अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो नॉलेज का मतलब ही है जब जिस समय जिस वक्त में जरूरत पड़े उस जरूरत में तुम उसको यूज करो। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अभी 10 मिनट का और टाइम है और आगे बढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन सेशन है। इसमें एकदम एक एक मिनट एक एक पल का हम लोगों को हिसाब रखना है क्योंकि 10-15 दिनों में सारा सिलेबस हमें कवर करना है। अब क्या है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में कहा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो कहा कि एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन निकालो। कभी कभी क्या होता है कि वेलोसिटी दे रखी होती है, ठीक है ना, कहा कि ये इनिशियल है और ये फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज निकालो। तो सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है। तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है, मीन निकाल के आप बता देंगे कि ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो दो रास्ता है, एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम हो पूरे जर्नी का और उस डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लग गया है वो मालूम हो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस डिस्प्लेसमेंट के करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बताया कि इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फाइनली ये किस वेलोसिटी से चलने लगा, तो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहा कि इस सिचुएशन में क्या कर लीजिए आप, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, समझ में है। तो यहां तक हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया है। अब है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ताकि एक और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताएगा। जो हमारी वेलोसिटी है ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, समय के साथ क्या है, ये चेंज होती है। तो इसके चेंज को भी मेजर कर लें तो मोशन के बारे में और सारा इंफॉर्मेशन होगा। तो कहा कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसे समझने का ट्राई करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारे इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा, ठीक है, और 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर नहीं, 20 नहीं करके इसको 50 मीटर पर सेकंड करके, और 10 मीटर से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करने में इसको टाइम कितना लग गया, इस वेलोसिटी तक जाने में इसको 4 सेकंड टाइम लगा। ठीक है, तो कहा कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, पहले ये निकालो। तो कहा कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, होगा या नहीं। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, तो 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इनिशियल कितनी थी, तो माइनस कर देते 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी चेंज इन 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी। अब कहा कि चेंज इन वेलोसिटी आपने तो बताया, बट ये 4 सेकेंड में चेंज है, बट 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो कहा कि 4 सेकेंड में जो चेंज है, इन 4 सेकेंड में जो चेंज है वेलोसिटी का, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो 40 अपॉन 4, यानी कि इसका है मीटर पर सेकेंड और इधर भी है सेकेंड, तो कितना आ गया, इसको इससे कैंसिल किया 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो जा रही है, 10 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। ठीक है, तभी तो पहले सेकेंड में 10 मीटर बढ़ गया तो 10 से 20 हो गया, फिर दूसरे सेकेंड में 20 से 30 हो गया, फिर चौथे सेकेंड में यानी कि 30 से फिर 40 हुआ, फिर हमारे चौथे सेकेंड में यहां तक 50 मीटर पर सेकेंड तक चला गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से रेट चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और रेट चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशंस कहते हैं। रेट चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन।
अब ये एक्सेलरेशन कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपका मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के कारण वेलोसिटी बढ़ गई। अब मान लो कि इनिशियली किसी भी ट्रक की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड की थी और ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने पे इसकी वेलोसिटी घट के फाइनली हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये ब्रेक लगाने में लगा के इसको यहां से यहां तक वेलोसिटी को लाने में 2 सेकेंड लगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसे, तो चेंज इन वेलोसिटी अभी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है 20 है, इनिशियल कितना है 50 है, मीटर पर सेकेंड कितना आ गया, तो -30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बट यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन या तो मोशन के डायरेक्शन में हो सकता है या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक्सेलरेशन हमारा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर मोशन के डायरेक्शन में है, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया। अब ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, ये भी फिजिक्स का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात है। अब इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरा एक बार हम लोग इस लिटरेचर के गो थ्रू चलते हैं। सो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है, तो जो वेलोसिटी आएगी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगी, उतनी ही होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना है, हमेशा कोई भी पूछे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो लिखोगे जीरो। ठीक है। So during the uniform motion of a body in a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity at any time interval is zero. ठीक है। During the non-uniform motion, the velocity changes with time. In this case, the change in velocity at any time interval is not zero. It may be positive or negative. The quantity which specifies changes in velocity is called acceleration. Acceleration का definition है। Acceleration क्या है, तो क्या, acceleration is the change in velocity of a body in per unit time. पर यूनिट टाइम में हमारा एक्सेल यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes from initial value u to final value v in time t, then the acceleration is always represented by the small letter of a, and a is equal to v minus u upon t. ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन के बिहाफ पर भी हम लोग मोशन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। If in equal interval of time the change in velocity is equal, then we can say that object is traveling with the uniform acceleration. ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इक्वल है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रहने वाला है। बट चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ अनइक्वल, then we can say that the object is moving with the non-uniform accelerations. ठीक है। उसी फैक्ट को लिख रहा है, if change in velocity is equal in equal interval of time, it is uniform acceleration, and if the change in velocity is unequal in equal interval of time, it is non-uniform acceleration. तो यहां तक हमारा का पूरा जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एक सेक्शन कवर हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारा ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हम लोग
कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कल की क्लास में हमारा पूरा का पूरा ये हो जाएगा। 6 मिनट है तो 6 मिनट का हम लोग थोड़ा सा